तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने टोक्यो रिवेंजर्स के न्यू सीक्वल के बारे में और साथ ही में जापान के अंदर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी कौन सी है उसके बारे में भी हमें पता चल चुका है। स्पेशली आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज हम लोग मादरा की हिंदी वॉइस के बारे में बात करेंगे और इसीलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने जुजुत्सु काइसन की मांगा के बारे में जिसका कल जो न्यू चैप्टर था वो डिले हो गया था, बट आज जाके जीजेके का जो न्यू चैप्टर है वो जापान के अंदर रिलीज हो चुका है और इसी चैप्टर के साथ जो सुकुना वाली बैटल है वो अगले हफ्ते क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएगी। अब हालांकि इन सब चीजों को देख के लगता है कि जेजेके मांगा यहाँ पर बहुत जल्द एंड हो जाएगी, बट यहाँ पे जुजुत्सु काइसन की मांगा को साइड में रखे और यहाँ पे हम लोग बात करें जुजुत्सु काइसन के एक स्पेशल अपडेट के बारे में जो यहाँ पे अगले हफ्ते वीकली शोनेन जंप मैगजीन के अंदर अनाउंस होगा और इस चीज को यहाँ पे सुपर क्रेजी अनाउंसमेंट के नाम पे टीज किया जा रहा है। और जुजुत्सु काइसन का ये सुपर क्रेजी अनाउंसमेंट क्या हो सकता है वो आप लोग गेस कर सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि शायद जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 का अपडेट सुनने मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीजेके की कोई न्यू मूवी अनाउंस हो जाए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद जीजेके का कोई नया गेम आ जाए। जहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बोल देता हूँ कि जापान के अंदर अभी कॉम्पिटिशन चल रहा है और इस कॉम्पिटिशन के अंदर देखा जा रहा है कि कौन एनिमे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बुरी अनाउंसमेंट करता है और सबसे टॉप पर अपना एमएचए और साथ में टोक्यो गोल तो है ही, लेकिन देख के लगता है कि शायद टॉप पे अपनी जीजेके सीरीज भी आ सकती है। और इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए नहीं कहूंगा, क्या पता हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा हाई कर ले और अगले हफ्ते में पता चले कि जीजेके का कोई न्यू पॉपुलैरिटी पोल अनाउंस हो गया। इसलिए फिलहाल के लिए आप लोग क्या लगता है ये क्या सुपर क्रेजी अनाउंसमेंट हो सकती है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जो आता है हमारा बोरुटो का मांगा और यहाँ पे फाइनली अपने नरूटो और साथ ही में जो अपना बड़ा वाला बोरुटो है उन दोनों का ही हम लोगों को साइड बाय साइड एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखने को मिला है, जहाँ पे इस इलस्ट्रेशन को यहाँ पे किसीमोटो और अपने इकीमोटो ने बनाया है जो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन काफी सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी एमएचए सीरीज के बारे में तो आप लोग याद होगा कि एमएचए का भी ग्लोबल पॉपुलैरिटी पोल चल रहा है जहाँ पे दुनिया भर में लोग जो है वो अपने फेवरेट हीरो को वोट करे और अभी तक इसका रिजल्ट तो अनाउंस नहीं हुआ है कि कौन सा कैरेक्टर को सबसे ज्यादा वोट मिला है, बट यहाँ पे इतना हमें पता चल चुका है कि जो अभी नंबर 1 पर कैरेक्टर अभी चल रहा है इस पॉपुलैरिटी पोल में वो है अपना बाकुगो, जहाँ पे अपना जो मिडोरिया है वो अपना सेकंड प्लेस पर है और नंबर 3 पर है अपना टोडोरोकी। और आप लोगों ने किस एमएचए कैरेक्टर को वोट दिया है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो एक्चुअली में यहाँ पे आता है कुछ स्पॉयलर्स को लेकर। तो अगर आप लोग माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे के फैन हो तो आप लोग यहाँ पे इस पार्ट को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये जो न्यूज है वो एक्चुअली में माय ड्रेस अप डार्लिंग के मांगा के स्पॉयलर्स है, जहाँ पे इस मांगा के न्यू चैप्टर के अंदर इस बार बहुत बड़ी चीज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे फाइनली इस चैप्टर के अंदर अपना जो गोजो है उसने अपनी मरीन कितागावा को यहाँ पे प्रपोज कर दिया है या फिर यूँ कहूँ अपने प्यार का इजहार किया है। और सिर्फ गोजो नहीं यहाँ पे मरीन ने भी अपने प्यार का इजहार किया है और इतना ही नहीं दोनों ने चैप्टर के अंदर किस भी किया है, जो सीरियसली देखा जाए तो एक ही चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल गई और अब फाइनली देख के लगता है कि माय ड्रेस अप डार्लिंग के मांगा के अंदर भी कुछ स्टोरी में प्रोग्रेस हो रहा है। और इसीलिए अगर आप लोगों ने माय ड्रेस अप डार्लिंग का मांगा नहीं पढ़ा है तो आप लोग मांगा स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपनी एक ऐसी मांगा के बारे में जिसके जो क्रिएटर है उन्होंने यहाँ पे वेगाबॉन्ड और साथ ही में स्लैम डंक जैसी मांगा को बना रखा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ताकेहिको इनोई के बारे में जिनकी एक और मांगा सीरीज जिसका नाम है रियल। तो यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस है क्या आप लोग ये जानते हो कि जो अपना मैड हाउस एनिमेशन स्टूडियो है और हाँ ये वही स्टूडियो है जिसने फ्रेरेन और साथ में वन पंच मैन जैसे एनिमे को बना रखा है। और इसी गोटेड स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर है जिनका नाम है फुकोशी योइचिरो, तो अभी जापान के अंदर अभी एक इवेंट हुआ था जहाँ पे इस इवेंट के अंदर जो मैड हाउस एनिमेशन के प्रोड्यूसर है उन्होंने ये कहा है कि वो रियल की मांगा को अडेप्ट करने में इंटरेस्टेड है। जो हाँ सीरियसली जब से ये न्यूज बाहर निकल के आई है तब से काफी सारे फैंस यहाँ पे एक्साइटेड है। स्पेशली हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सेनिन मांगा के ऊपर एनिमे बनाने के लिए ज्यादा स्टूडियो राजी नहीं होते हैं, बट यहाँ पे मैड हाउस स्टूडियो वाले पहली बार आके खुद बोल रहे हैं कि वो इसकी मांगा को अडेप्ट करने में इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे रियल की मांगा अच्छी है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने इसकी मांगा को रीड नहीं किया है, बट यहाँ पे ताकि ही कोई इनोई इस मांगा क्रिएटर है तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मांगा अमेजिंग ही होगी, इसलिए अगर इसका एनिमे आया तो लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बट यहाँ पे आप लोगों क्या ओपिनियन है, साथ ही में अगर आप लोगों ने इसकी मांगा को रीड किया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसकी मांगा कैसी है। साथ ही में हम लोग एनिमे अपडेट्स बारे में बात कर ही रहे तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में जिसको लेकर आप लोग याद ही होगा कि रिसेंटली में इसका सीक्वल यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है और अब इसी को लेकर हमें न्यू अपडेट भी जानने मिला है जहाँ पे टोक्यो रिवेंजर्स का जो बाउंटेन आर्क होने वाला है जो यहाँ पे काइंड ऑफ आप लोग इसका फाइनल आर्क भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और हालांकि यहाँ पे एक चीज कंफर्म नहीं हुई है कि टोक्यो रिवेंजर्स का यहाँ पे सीजन 4 आएगा या फिर मूवी, मतलब यहाँ पे बस ये कहा गया है कि इसका सीक्वल अनाउंस हो चुका है और यहाँ पे सीक्वल मूवी के तौर पे आएगी या फिर सीजन 4 के तौर पे वो अभी अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है,
इसलिए चलो देखते हैं अब इसका सीजन 4 आता है या फिर मूवी। अब हालांकि इसके बाद हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स को कंटिन्यू रखें तो नेक्स्ट अपडेट आता है अपने सांग्री-ला फ्रंटियर के सीजन 2 को लेकर, जिसका हम लोग को एक नया की विजुअल देखने को मिला है। और इसके साथ में जो ये एनिमे है वो शेड्यूल हो चुका है 13 अक्टूबर के लिए। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है याकुजा फाइनेंस एनिमे, जिसका हम लोग को फाइनली एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल चुका है। और साथ में अगर इस एनिमे को देखने आप लोग प्लान बना रहे हो तो आप लोग अक्टूबर का प्लान बना लो, क्योंकि अक्टूबर 2024 में ये एनिमे आने वाला है। अब वैसे ये तो कुछ अपकमिंग एनिमेज है, बट यहाँ पे अभी रिसेंटली में एक एनिमे स्ट्रीम हुआ है जो है अपना रिक एंड मॉर्टी का एनिमे। और अगर आप लोग इस एनिमे को देखने का प्लान कर रहे हो तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्लान चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिक एंड मॉर्टी के एनिमे की एंट्री हो चुकी है। बट यहाँ पे जो इसकी रेटिंग है वो कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे IMDb के ऊपर इसको 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इसकी रेटिंग को देखकर ही मैं समझ चुका हूँ कि ये एनिमे कितना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो और भी ज्यादा वियर्ड है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गो फॉर इट नाकामुरा एनिमे के बारे में, जिसका टीवी एनिमे यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे सच कहूँ तो इस एनिमे को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये BL कॉमेडी एनिमे है। और BL एनिमे का मतलब है बॉयज लव वाला एनिमे, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये अपना गे वाला एनिमे है। और देख के लगता है कि इस टाइप के एनिमे जापान के अंदर काफी सारे लोगों को पसंद है, इसलिए इंटरनेट के ऊपर इस एनिमे की हाइप अच्छी खासी दिख रही है। अब हालांकि जापान के अंदर यूनिक एनिमेज तो आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जिसको मैं खुद भी बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ NTR कैटेगरी के बारे में, जिसका मतलब आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो। लेकिन अगर आप लोग इसका मतलब जानते हो तो मैं बता दूं कि जो NTR की कैटेगरी है वो एक्चुअली में जापान के अंदर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। और ये सीरियसली 11 महीने से लगातार कंटिन्यू होते ही जा रही है, जिस पे सच कहूँ तो इस चीज को देखने के बाद मैं खुद भी सोच में पड़ चुका हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बोलूँ। ये अब तक की सबसे वाहियात कैटेगरी है जो मैंने अभी तक देखी है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अब ऐसे एनिमेज के अलावा अगर आप लोग गेम खेलने के शौकीन हो तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो नाइकी का गेम है जो यहाँ पे आप लोग चाहो तो मोबाइल पर भी खेल सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैंने आप लोग बताया था कि नाइकी और इवेंगलिन का यहाँ पे कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ है, तो यहाँ पे इनका जो कोलैबोरेशन का इवेंट का ट्रेलर है वो भी बाहर निकल के आ चुका है, जहाँ पे ये जो इवेंट होगा वो 22 अगस्त से स्टार्ट होगा। और सच कहूँ तो इस गेम को लेकर पिछले बार मुझे जानने को मिला था कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये गेम बच्चों से ज्यादा एडल्ट लोगों के लिए है। अब वैसे इसके बाद अगर आप लोग हॉरर गेम्स खेलने के शौकीन हो तो यहाँ पे बता दूं कि कमाल की हॉरर गेम जिसको मैंने खुद खेल रखा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फियर्स टू फैथम गेम के बारे में। और अगर आप लोग इस हॉरर गेम को ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो तो यहाँ पे बता दूं कि जिसका एपिसोड 5 है वो भी यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। और हाँ, फाइनली इसका एपिसोड 5 आने वाला है, जो शायद फियर्स टू फैथम का लास्ट एपिसोड भी होगा। और 5th एपिसोड का नाम होगा वुड ब्यूरी गेटवे, जिसका ऑफिशियल रिलीज डेट भी रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे ये गेम 12 सितंबर 2024 को लॉन्च होगा। जो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 12 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है, और इसीलिए देखा जाए तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम भी उस दिन कमबैक करेगी, जो यहाँ पे कम से कम मेरे लिए तो काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन इन सब चीजों के बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना नारुतो शिपुडेन। और यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को अभी आप लोग सोनी के ऊपर देख रहे होंगे, क्योंकि सोनी के ऊपर नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब स्टार्ट हो चुका है। अब वैसे नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब एनिमे बूथ के ऊपर भी स्टार्ट हो रखा है, जहाँ पे जो नारुतो शिपुडेन का लेटेस्ट एपिसोड अभी हिंदी डब में एनिमे बूथ पर आया है, उसके अंदर अपने एक ऐसे कैरेक्टर की वॉइस रिवील हो चुकी है जिसकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पे काफी सारे एनिमे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने उचिहा मादरा की वॉइस के बारे में, जहाँ पे मैं जानता हूँ कि मादरा की एंट्री इतनी जल्दी नहीं होती है, बट आप लोग याद ही होगा कि जो अपना ओबिटो है वो यहाँ पे 3 आवाज में बात करता है। पहला जो अपना खुद का ओरिजिनल वॉइस है वो, और साथ ही में दूसरा जो अपना टोबी का वॉइस है वो, और जो तीसरा वॉइस है वो आई गेस यहाँ पे मादरा की वॉइस में वो बात करता है अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे मादरा जैसा दिखाने के लिए। इसलिए हम लोग काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यहाँ पे मादरा की वॉइस को रिवील किया गया है। शारिंगान की असली ताकत सिर्फ मेरी है, मादरा उचिहा की। अब वैसी वाली जो वॉइस आप लोग अभी सुन रहे हो वो यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद मादरा में अच्छी साउंड करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट जेनुअली कहूँ तो यहाँ पे ये जो मादरा की वॉइस है वो एक्चुअली में मुझे अच्छी लगी। और मेरे हिसाब से फ्यूचर में ये लोग चाहे तो इस वॉइस के अंदर वो लोग और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, मतलब कई सारी चीजों में इंप्रूव तो होना बाकी है, बट जो पुरानी चीजें थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। और मैं होप करता हूँ कि डबिंग जो है वो यहाँ पे और भी ज्यादा इंप्रूव हो, जैसे यहाँ पे शिपुडेन को जितने भी लोग हिंदी डब में देख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा हो। अब हालांकि आप लोगों को अपनी मादरा उचिहा की ये वाली वॉइस कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।